इंग्लिश सब्जेक्ट को थोड़ा भारी महसूस करते हैं हम लोग कि वो ज़्यादा भारी है। हर नई भाषा जिसको हम सीखने जाएंगे वो हमें भारी लगेगी। हम इस आधार पर अपना आरंभ करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा वेट करो आप। हाँ जी, हम इस आधार पर आरंभ करें कि हमारे लिए सब कुछ इजी हो। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज करूं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ठीक है, हम इंग्लिश में आए। इंग्लिश में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सेंटेंस फॉर्मेशन। वाक्य का निर्माण कैसे होता है? फॉर्मेशन से मेरा अभिप्राय निर्माण का है। सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको जरूरत पड़ेगी किन चीजों की? आपको जरूरत पड़ेगी सब्जेक्ट की। फिर जरूरत किसकी पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की। फिर किसकी जरूरत है? वर्ब की। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब ये तीनों हैं कौन कौन जीव? हम इनको भी पहले जानेंगे कि ये तीनों जीव हैं कौन। तो सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। ठीक है, अब जैसे घर बना रहे हो तो घर बनाते हैं तो घर बनाते समय हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनको आप बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं। ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, लोहे वगैरह चाहिए ना। उसी तरह से जब वाक्य का आप निर्माण करते हैं तो वाक्य के निर्माण के समय आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन मुख्य चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैंने उन चीज़ों की बात की कि ये चीज़ें हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट को हमने कर्ता कहा, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या बोले? कर्म। और वर्ब क्या है? क्रिया। ठीक है, अब इन तीनों के क्या रोल हैं उस तरफ आते हैं। पहले हम ये जानें कि किसी भी भाषा में वाक्य के निर्माण के लिए हमें शब्दों की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? शब्दों की जरूरत होती है। शब्द जो हैं वो दुनिया में हैं कितने? ये किन्हीं को नहीं पता कि शब्द दुनिया में कितने हैं, लेकिन उन शब्दों को हम समूहों में बांट सकते हैं। उन शब्दों को समूहों में हम बांट सकते हैं, बांटते भी हैं। आपको जानकारी है, मैं उन बातों को बताता हूं आपको कि एक आपने पढ़ा होगा कि वर्ड्स आर क्लासिफाइड into 8 groups according to their function. शब्दों को उनके गुणों के आधार पर, उनके फंक्शन के आधार पर 8 वर्गों में बांटा गया। वर्ड्स को क्लासिफाई किया गया है कितने ग्रुप्स में? 8 ग्रुप्स में। इनके क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि वो जो शब्द हैं उन शब्दों के काम क्या हैं, उन शब्दों के फंक्शंस के आधार पर उनको 8 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर लिया गया। अब वही सारे शब्द मिलकर के जो है वो क्या करते हैं? वाक्य का निर्माण करते हैं। अब वाक्य के निर्माण के वक्त मैं बार बार जो ये कह रहा हूं कि वाक्य के निर्माण के समय हमें शब्दों की जरूरत होगी, मैं इस बात को भी थोड़ा सा आपको बताऊं कि आपको ये बातें भी पहले से जानकारी है कि सेंटेंस जो है ना
वो सेंटेंस आप कहते किसको हैं? आप सेंटेंस कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। शब्दों का समूह ही वाक्य है। लेकिन वहां आकर के एक चुनौती आपके सामने आएगी कि हम सीधे इतने शब्द ले जाकर के रख देंगे तो क्या वाक्य बनेगा? नहीं। वाक्य में शब्दों के क्रम का निर्धारण उस भाषा के ग्रामर से डिसाइड होता है। हर भाषाएं बहुत सारी हैं, हर भाषा का व्याकरण अलग अलग निर्देश देता है। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उस भाषा के वाक्यों का निर्माण आप कर सकते हैं। इस बातों को भी मैं थोड़ा सा आपको अलग से बताऊं कि क्या अलग अलग भाषाओं में ये जो निर्देश आते हैं वाक्यों में शब्दों के जगह की, वो अलग अलग है क्या? देखते हैं एक छोटा सा उदाहरण। मैं रोटी खाता हूं। मान लीजिए ये वाक्य है, मैं रोटी खाता हूं। ठीक है। अब इस वाक्य में मैं क्या है? इस वाक्य में मैं है कर्ता। ठीक है। रोटी क्या है? ये है कर्म। और खाता हूं, ये क्या है? क्रिया। कैसे मैंने ये निर्धारण किया कि मैं कर्ता है? इसको भी देखते चलते हैं। जब किसी वाक्य में हमें कर्ता की तलाश करनी होगी, जब किसी वाक्य में हमें कर्ता की तलाश करनी होगी, इंग्लिश के सेंटेंस में अगर हमको आइडेंटिफाई करना होगा सब्जेक्ट को, तो हम कैसे करेंगे? जब आप सवाल करेंगे, जब आप सवाल करेंगे कौन, कौन को इंग्लिश में क्या बोलते? हु। तो मैं रोटी खाता हूं। कौन रोटी खाता है? मैं। तो कौन लगाने से हमें कर्ता मिल गया। इंग्लिश के सेंटेंस में हु लगाया तो हमें सब्जेक्ट मिल गया। ठीक उसी तरह से कर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? क्या या किसको। क्या या किसको। क्या को क्या बोलते? व्हाट। और किसको के लिए क्या है? whom। ठीक है ना। तो मैं रोटी खाता हूं। मैं रोटी खाता हूं। कौन रोटी खाता है? मैं क्या खाता हूं? रोटी। तो क्या प्रश्न करने से हमको क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट, कर्म। अब किसको का प्रयोग कहां होता है उसके लिए मैं अलग वाक्य लूंगा आगे। ठीक है ना। कौन से हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट किया, क्या से हमने कर्म को फाइंड आउट किया। ठीक है। और वहां वर्ब्स की बात हो रही है, खाता हूं। अब वो सब वर्ब कैसे कैसे हैं, उन वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं, उसकी भी बातें आगे आएंगी। फिलहाल मुझे आपको क्या दिखाना है? मुझे आपको यह बताना है कि अलग अलग भाषा में वाक्यों के निर्माण में शब्दों की सहायता ली जाती है, लेकिन किस भाषा के वाक्य में किस शब्द की जगह क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। वाक्य में शब्द की जगह, जो सेंटेंस में जो वर्ड ऑर्डर है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। तो इसी बात को अगर हम अंग्रेजी में लिखते तो क्या लिखते? आई ईट ब्रेड। आई ईट ब्रेड। अब गौर करो कि हिंदी के वाक्य में आपने पहले जगह किसको दी है? कर्ता को। फिर उसके बाद किसको जगह दी? कर्म को। आखिर में आपने किसको जगह दिया? क्रिया को। इसी वाक्य को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, आई ईट ब्रेड। अब हु ईट ब्रेड, रोटी कौन खाता है? आई। तो आई क्या है? सब्जेक्ट। व्हाट आई ईट, मैं क्या खाता हूं? रोटी। सॉरी, रोटी। तो रोटी क्या है वहां पर? वहां पर रोटी है आपको ऑब्जेक्ट। रोटी क्या है? ऑब्जेक्ट है। नहीं, और उसके बाद खाना, ये तो वर्ब है। अब गौर करो कि हिंदी के वाक्य में हमने पहले कर्ता को रखा, अंग्रेजी के वाक्य में भी हमने पहले
सब्जेक्ट को ही जगह दी। हिंदी के वाक्य में दूसरे नंबर पे आ गया कर्म, लेकिन इंग्लिश के वाक्य में दूसरे नंबर पे आया कौन? वर्ब। और ऑब्जेक्ट जो कर्म है वो अंग्रेजी के वाक्य में सबसे आखिर में चला गया, सबसे आखिर में चला गया। मतलब हमने देखा कि हिंदी और अंग्रेजी जो दो भाषा हम थोड़ी बहुत जानते हैं, उसमें हमने अंतर करके देखा है कि इन दोनों भाषाओं में जो शब्दों का क्रम है वो अलग अलग है। अंग्रेजी के सेंटेंस में हमने पहले सब्जेक्ट को जगह दी, हिंदी में भी वैसा ही हुआ। हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट के बाद कौन आया? ऑब्जेक्ट। लेकिन अंग्रेजी के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कौन आ गया? वर्ब। ठीक है। उसके बाद हिंदी के वाक्य में सबसे आखिर में कौन गया? क्रिया। और कौन आया इसमें आया ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब फिर से थोड़ा सा बोर्ड की तरफ हम देखें कि मैं आपको बता रहा था सेंटेंस फॉर्मेशन। उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट की जरूरत होगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी और वर्ब की जरूरत होगी। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये कौन है, वो भी मैंने आपको बताया। वैसे शब्द जितने भी दुनिया में हैं उनको 8 समूहों में बांट कर रखा गया है और उनका समूह में जो विभाजन हुआ है वो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। अगर आपको शब्दों के फंक्शन पता है, अगर उनका आपको व्यवहार और स्वभाव पता है शब्दों का, तो वाक्य के निर्माण में आपसे दिक्कतें नहीं होंगी। आपका जो सेंटेंस है वो एररलेस होगा, मतलब उसमें अशुद्धियां नहीं होंगी। ठीक है। एकदम शांति से सुनो, शांति से सुनोगे तो मैं आपको अंग्रेजी सिखाने को खड़ा हूं। इसको इतनी बारीकी से और इतने धीरे धीरे सिखाऊंगा कि जिनको केवल ABCD आती हो ना, केवल ABCD, वो अंग्रेजी सीख सकते हैं। थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा। धैर्य रख करके आप एकदम बारीकी से बातों को समझिए। ठीक है। मैं एक बातों को एक बार दो बार अलग अलग तरीके से दोहराने का भी प्रयास करूंगा, ताकि अगर एक बार में आप ना समझें तो आप दूसरी बार में समझें। ऐसा होता है ना, हम लोग भी तो वर्ग से ही पढ़कर आए हैं। नीचे के वर्ग से ऊपर के वर्ग तक पहुंचने में कई साल लगे होंगे। तो वर्ग में कई तरह के बच्चे होते हैं, कई तरह के बच्चे होते हैं इन द सेंस कि कोई बच्चा किसी बात को 15 मिनट में समझेगा, कोई बच्चा उस बात को 5 मिनट में समझता है। तो एक शिक्षक की जवाबदेही है कि वो उस बात को 15 मिनट तक समझाए। इससे क्या होने वाला है कि 5 मिनट में जो बच्चा समझता है वो तो समझ ही गया, और जो 15 मिनट में समझता है वो भी समझ गया। शिक्षक का काम है सभी बच्चों को उस बात को समझा देना। ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे आता हूं। कई बेसिक्स की चर्चा होगी अभी, क्योंकि मैंने आपको जीरो से हीरो की बात कही है। ठीक है। चलिए अभी थोड़ा देखते हैं इससे आगे। इससे आगे हम क्या करते हैं? अभी हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को वाक्यों में फाइंड आउट करना सीखा। सेंटेंस में इनके हमने पोजीशंस को सीखे कि इनके पोजीशंस क्या होंगे। वर्ब को आइडेंटिफाई करना मैंने अभी ऊपर में आपको नहीं बताया, जो मैंने कहा आपको कि मैं आगे आकर के उसको आपको बताता हूं। अभी हम वर्ब की तरफ चलें। हम बात करते हैं वर्ब की। ठीक है। वर्ब एक है आपको हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? मॉडल वर्ब। इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी लोग कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में हैं कौन कौन? हेल्पिंग वर्ब्स में है आपको वर्ब टू बी। ये कौन हो गए? इज, एम, आर, वॉज और वेर। ये सब वर्ब टू बी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कौन है? वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव में कौन है? हैज, हैव और हैड। उसके बाद कौन है? वर्ब टू बी। वर्ब टू बी, सॉरी बी तो हो गया था। वर्ब टू बी में हम आवे। वर्ब टू बी में है
आपको वर्ब टू बी, हैव और वर्ब टू डू। वर्ब टू डू में कौन? डू, डज और डिड। भाई मेरे ऐसा देखो कि हेल्पिंग वर्ब्स की पूरी संख्या कितनी है? 5, 3, 8, 3, 11। 5, 3, 8, 3, 11। इनको मैंने कैसे कैटेगराइज किया? वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू। ठीक है ना? ये मैं आपको वर्ब को पहचान करवा रहा हूं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में तो हमने वहां देखा कि हिंदी के वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न करने से हमको सब्जेक्ट मिल जाता है। इंग्लिश के सेंटेंस में हु से जब हम क्वेश्चन रेज करते हैं, जब हु लगा करके हम क्वेश्चन उठाते हैं तो हमको सब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको कहा कि क्या और किसको, व्हाट और हुम। ठीक है, उसकी बात कही। उस वक्त भी मैंने आपको केवल क्या से ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना बताया। मैं जिन चीजों को आगे कहता हूं, आगे बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं उन बातों को भूलूं नहीं, उन बातों को आपको बताता चलूं। ठीक है, अब थोड़ा मॉडल वर्ब्स की तरफ आते हैं। मॉडल वर्ब्स जो है ना भाई, वो देखो आप, कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड और वुड। फिर नीड, डेयर, यूज्ड टू और ought to। गिनती करेंगे, 4, 4, 8 और 8 और 5, अच्छा एक छूटा, मस्ट। 8, 5, 13। तो इनकी कुल संख्या कितनी है? 13। इनकी कुल संख्या कितनी है? 11। वाक्य बगैर वर्ब के नहीं होगा। हर वाक्य को वर्ब की जरूरत है। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बताते वक्त आपको कहा कि मैं वर्ब को बाद में बताऊंगा। अभी वही वर्ब मैं आपको बता रहा हूं जिसको क्रिया कहते हैं। तो वर्ब एक थे हेल्पिंग वर्ब, उनकी संख्या कितनी? 11। वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। वर्ब टू हैव, हैज, हैव, हैड। और वर्ब टू डू, डू, डज, डिड। मॉडल वर्ब्स में कौन है? कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड और वुड। नीड, डेयर, यूज्ड टू, ought to और मस्ट। ये कितने हैं टोटल? 13। ये कितने हैं टोटल? 11। ठीक है, अभी देखो, ये तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब हैं। एक और है आपको, तीसरा वर्ब है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब की हम बात करें तो मेन वर्ब में जो है ना, इसको क्या करते हैं देखो कि हिंदी वर्ड्स एंडिंग विद ना। हिंदी के शब्द जो ना से खत्म होते हैं, हिंदी वर्ड्स एंडिंग विथ ना, हिंदी के शब्द जो ना से खत्म होते हैं, यूजुअली दे आर मेन वर्ब्स। आमतौर से वो क्या है? मेन वर्ब हैं। कैसे भैया? थोड़ा एग्जाम्पल भी देखते हैं। बात करते हैं खेलना, आखिर में क्या है? ना। फिर बात करते हैं पढ़ना, आखिर में क्या है? ना। फिर है क्या? हंसना, आखिर में क्या है? ना। उसके बाद क्या है? दौड़ना, आखिर में क्या है? ना। ETC। हिंदी वर्ड्स एंडिंग विथ ना, हिंदी के शब्द जो ना से खत्म होते हैं, आर यूजुअली मेन वर्ब्स, वो मेन वर्ब्स हैं। मैंने आपको बताया वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब्स 11, मॉडल वर्ब्स 13, मेन वर्ब्स इनकी संख्या सीमित नहीं है, ये बहुत सारी संख्याएं हैं इनकी। अब जो हमारे यूजेस में फ्रिक्वेंटली होंगे, जो ज़्यादा हमारे यूजेस में होंगे मेन वर्ब्स, हम उनको प्रैक्टिस में लेंगे। ये सब के सब क्या थे? वर्ब थे। सब्जेक्ट को हमने कैसे फाइंड आउट किया था, कैसे पहचानते हैं हम सब्जेक्ट को? जब हम हिंदी के वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमको कर्ता मिलता है। अंग्रेजी के वाक्य में जब हम हु लगाकर क्वेश्चन करते हैं
तो हमको सब्जेक्ट मिल जाता है। मैंने ऑब्जेक्ट में एक जगह आपको रोका था, मैंने कहा था कि हिंदी के वाक्य में जब कर्म की तलाश करनी होती है तो हम वहां पर क्या या किसको का प्रयोग करते हैं। तो क्या का तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, किसको का नहीं दिया था, वो भी मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूं। ठीक है, ये सब आपने देखा। जो कुछ भी मैं आपको सिखा या पढ़ा रहा हूं उनको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं डाल दूंगा वीडियो के कमेंट में, आप वहां से उसको डाउनलोड करना। ठीक है, फिलहाल आप सीखते चलो, मैं एकदम बारीकी की तरफ जा रहा हूं, एकदम बेस में जा रहा हूं, उस बेस स्ट्रक्चर को आप पकड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इनको साफ करूं, फिर आपको बताऊं कि ऑब्जेक्ट को लेकर के मैंने आपको कहीं पे रोक दिया था। अब उस ऑब्जेक्ट को हम समझते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। ठीक है, चलो आओ, हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। मैंने हिंदी में इसको क्या कहा? कर्म। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या सब तरीका बताया? एक बताया कि आप व्हाट लगा के क्वेश्चन करो, या फिर दूसरा क्या बताया? whom लगा के क्वेश्चन करो। अब इस दोनों अलग अलग वेपन, अलग अलग टूल्स आपको क्यों दिए जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए? जरा हम उसको देखें। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं कि आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूं। हु हेल्प हिम, तो हु से हमको क्या मिला? सब्जेक्ट। हेल्प का मतलब मदद करना, अंत में ना है, ये कौन है? वर्ब है। आई हेल्प हुम, मैं किसकी मदद करता हूं? तो मैं उसकी मदद करता हूं, यह है ऑब्जेक्ट। इसको प्राप्त करने के लिए अभी हमने किसका यूज किया? हुम का। अगर मैं नीचे एक और वाक्य लिखूं कि आई रीड नॉवेल्स, मैं उपन्यास पढ़ता हूं। हु रीड नॉवेल? आई, तो ये कौन है? सब्जेक्ट। रीड का मतलब पढ़ना, आखिर में ना है, तो ये कौन है? वर्ब। और व्हाट आई रीड, मैं क्या पढ़ता हूं? तो मैं नॉवेल पढ़ता हूं। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए क्या इस्तेमाल किया? व्हाट। क्या यूज किया? व्हाट। अब यहीं पर दोनों में हम डिस्टिंग्विश करें कि दोनों जगह अलग अलग वेपन, अलग अलग टूल का इस्तेमाल क्यों हुआ। ऑब्जेक्ट के निर्धारण में, कर्म के निर्धारण में, वाक्य में कर्म की तलाश करनी है, ऑब्जेक्ट की तलाश करनी है, तो हमने अलग अलग टूल्स का यूज क्यों किया है? हुम, WHOM। जरा गौर करिए आप कि हुम ने जिस चीज को हमें फाइंड आउट करके दिया, ये जो हिम है ये क्या है? ये लिविंग है, सजीव है। ये क्या है? सजीव है। और यहां पर नॉवेल जो था, ये नॉवेल क्या था? ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है मतलब क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। तो ऑब्जेक्ट सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी हो सकते हैं। जब वह सजीव है तो आपको उसकी तलाश हुम से करनी होगी, जिसका मतलब होता है किसको। और जब ऑब्जेक्ट निर्जीव है तो आपको उसकी तलाश व्हाट से करनी होगी, जिसका मतलब क्या होता है? व्हाट से करनी होगी। व्हाट का मतलब क्या है? क्या। और यहां पर जैसे हमने नॉवेल्स को लिया तो नॉवेल्स क्या थे? निर्जीव थे। इन दोनों वाक्यों में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट कभी निर्जीव होंगे, निर्जीव होंगे मतलब नॉन लिविंग होंगे, तो आप उनको व्हाट से तलाशिए। और जब वो सजीव होंगे, सजीव होंगे तो फिर मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट कर देता हूं, इसको ओ लगा देता हूं, लिविंग ऑब्जेक्ट और ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जब वो सजीव है तो उसको आप हुम के हेल्प से तलाशिए, और जब वो निर्जीव है तो आप उसको व्हाट के हेल्प से तलाशिए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को वाक्य निर्माण से पूर्व मैंने आपको इनको तलाशने का तरीका बताया कि जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ चलेंगे, सेंटेंस क्रिएशन की तरफ चलेंगे, जब आप वाक्य निर्माण की तरफ चलेंगे, तब आपको शब्द को जगह तय करना होगा कि किस शब्द को कहां बिठाना है। जैसे हम शर्ट पहनते हैं तो सामने वाले बटन को सामने वाले में छेद में लगाते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत कभी कभी जल्दबाजी में होता है ना कि वो ऐसे
तो कैसा लगता है? बेकार लगता है। तो ठीक उसी तरह से अगर शब्दों को सही जगह ना दी गई वाक्यों में, तो हमारा जो वाक्य है वो अटपटा लगेगा, बेढंगा लगेगा, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, मतलब व्याकरण की अशुद्धियां हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा और आगे आता हूं। अब हम आते हैं कि ये जो तीनों है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्या इन तीनों के बीच में कोई आपसी तालमेल है? क्या कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में तो होगी। अब वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, जरा हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट का रोल कौन प्ले करता है, ये भी मैंने आपको बताया कि दुनिया में शब्द कितने हैं, ये किसी को जानकारी, निश्चित संख्या की जानकारी नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं। उन शब्दों को हमने क्लासिफाई कर लिया 8 ग्रुप्स में। 8 ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन जो उनका हुआ, उसके लिए हमने उनके फंक्शंस को बेस बनाया, आधार बनाया। मतलब वर्ड्स के फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने उनको कैटेगराइज किया 8 ग्रुप्स में। वो जो 8 ग्रुप्स हैं जिनको आप कहते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद, नाउन से लेकर के इंटरजंक्शन तक, कहते हैं ना आप, नाउन प्रोनाउन, ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो बड़े बड़े एग्जाम्स में बैठते हैं, आई मीन कि जो बैंकिंग के एग्जाम्स में बैठते हैं, एसएससी के एग्जाम में बैठते हैं, कैट के एग्जाम में बैठ रहे हैं, मैट में बैठ रहे हैं, सीडीएस में बैठ रहे हैं, एनडीए में बैठ रहे हैं, उनके जो इंग्लिश के क्वेश्चन के लेवल होते हैं वो काफी ऊपर होते हैं। लेवल सब क्लास के अच्छे हैं, सब क्लास के लेवल्स अच्छे हैं। ये नीचे क्लास के बच्चे भी, मान लीजिए आपका सोशल साइंस है, या फिर मान लीजिए कि आपकी इंग्लिश की बुक ही है, या फिर साइंस है, जो बच्चे लोग इंग्लिश मीडियम्स में पढ़ते हैं, और विज्ञान वगैरह तो इंग्लिश में ही पढ़ने की चीज है, ज़्यादा बेहतर होता है। अधिक से अधिक जो इन्वेंशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुई है, वो वेस्टर्न साइंटिस्ट ने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरीज की। उन्होंने अपनी भाषा को, अपनी भाषा में अपनी बातों को लिखा। अब एक तरफ जहां आप मान लीजिए कि विभवांतर कहेंगे फिजिक्स में, पोटेंशियल डिफरेंस बोल लीजिए, प्रतिरोध कहते हैं तो उसको रेसिस्टेंस कहिए, तभी तो आप उसको आर से सूचित करते हैं। चलिए मैं उन बातों की ओर भी आऊंगा, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट का रोल किसको प्ले करना है। सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं नाउन। कौन प्ले करते हैं? नाउन। इसकी भूमिका नाउन को निभानी है। नाउन की जगह पर इसका चचेरा भाई प्रोनाउन भी आता है। ठीक है, आगे ज्यादा समझने के लिए लोग वहां पर जेरेंड और इन्फिनिटिव का भी जिक्र करते हैं। मैं फिलहाल उसका जिक्र आपको ना करूं, क्योंकि मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ ले जा रहा हूं, जीरो से हीरो की तरफ। तो दवा ही जो है, दवा, औषधि, मेडिसिन, उसकी भी खुराक डिसाइड करनी होती है कि सामने वाला अभी कितना कैपेबल है। ठीक है, उसके आधार पर मैं धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ाते चलूंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ाते चलूंगा, तो उससे क्या होगा, मैं डोज भी आपके बढ़ाते चलूंगा। फिलहाल मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट का रोल प्ले किसको करना है, नाउन को और प्रोनाउन को। तो एक टॉपिक आता है इंग्लिश ग्रामर में, सब्जेक्ट, वर्ब और अग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो अग्रीमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो अग्रीमेंट है वो क्या है। अग्रीमेंट का मतलब होता है तालमेल, अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के कुछ समझौते हैं, जिन समझौतों को हमें पढ़ना होगा, समझना होगा, तब जाकर के हम वाक्य में यह निर्धारित कर पाएंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों जब एक जगह बैठेंगे तो उनमें तालमेल कैसे बैठे, उनके अंदर जो है वो एग्रीमेंट्स कैसे हो। थोड़ा आते हैं, हम देखते हैं कि एक फॉर्मूले का भी मैं जिक्र करता हूं।
सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। एक एग्रीमेंट का जिक्र किया, बहुत सारे एग्रीमेंट हैं। क्या कहा मैंने? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बड़ी बात है, लिखा हुआ छोटे में है। हमें यह पता करना होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। अब नाउन तो बहुत है दुनिया में, बहुत सारे नाउन हैं। हमने ये भी पढ़ा कि शब्द कितने हैं ये किसी को पता नहीं। हमने सिर्फ उनको उनके फंक्शन के आधार पर ग्रुप में कैटेगराइज कर लिया है। 8 ग्रुप्स में हमने उनको कैटेगराइज करके रखा है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। देखते हैं कैसे मिलता है, कोशिश करते हैं। हमने सब्जेक्ट में कहा कि सब्जेक्ट का रोल या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन प्ले करेगा ना। तो देखते हैं कौन सा टूल यहां पर हमें काम आता है। अब थोड़ा सा नाउन को समझो। थोड़ा सा नाउन को समझिए सब्जेक्ट को तरीके से समझने के लिए। तो नाउन कौन है भाई? PROPER, प्रॉपर नाउन। सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा, नीचे क्लास से ही शुरू हो जाता है। मैं आपको डेफिनेशंस वगैरह नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ट्रिक्स की बातें करूंगा कि प्रॉपर नाउन क्या है। ओनली वन इन द वर्ल्ड, दुनिया में केवल एक, दुनिया में केवल एक। अब जैसे ताजमहल कितना है दुनिया में? एक। अमेरिका दुनिया में कितना है? एक। गंगा, नदी गंगा कितनी है दुनिया में? एक। हिमालय माउंटेन, पर्वत कितनी है दुनिया में? एक। तो अगर हमने कहा कि प्रॉपर नाउन ओनली वन इन द वर्ल्ड, ठीक है। चलो दूसरे में बात करें, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को जरा हम देख ले तो कॉमन नाउन क्या है? मोर देन वन इन द वर्ल्ड, मोर देन वन इन द वर्ल्ड। जो दुनिया में एक से ज्यादा है, जैसे डॉग, कैट, चेयर, बेंच, बिल्डिंग, नहीं, दुनिया में एक से ज्यादा है, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कौन है भाई? ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। लाइक जैसे देखो तुम, स्टूडेंट्स के ग्रुप है तो क्लास है, सोल्जर्स के ग्रुप है तो आर्मी है, प्लेयर्स के ग्रुप है तो टीम है। अब मैंने सोल्जर कहा, सिपाही दुनिया में एक से ज्यादा है तो सिपाही क्या थे? कॉमन नाउन। मैंने प्लेयर कहा, खिलाड़ी दुनिया में एक से ज्यादा थे, वो कौन है? कॉमन नाउन। मैंने और आपको क्या कहा? मैंने स्टूडेंट कहा, जो दुनिया में एक से ज्यादा है, वो क्या है? कॉमन नाउन। तो स्टूडेंट का जो ग्रुप है वो क्या है? क्लास। सोल्जर्स का जो ग्रुप है वो क्या है? आर्मी, है ना। और प्लेयर्स का जो ग्रुप है वो क्या है? टीम। इसीलिए तो मैंने कलेक्टिव नाउन को कहा ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। उसके बाद आते हैं आपको कौन से नाउन पे? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है भाई? यूज्ड फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड मेकिंग। यूज्ड फॉर ईटिंग, खाने में इस्तेमाल हो, ड्रिंकिंग, पीने में इस्तेमाल हो, और मेकिंग, बनाने में इस्तेमाल हो। अभी जैसे बात कर लेते हैं हम किसकी? ईटिंग में ब्रेड लेते हैं, ड्रिंकिंग में मिल्क लेते हैं, और मेकिंग में सीमेंट लेते हैं। सीमेंट से कुछ ना कुछ बनाते हैं तो हैं, वुड भी ले सकते हैं, लकड़ी, उससे भी तो कुछ ना कुछ बनाते हैं। वो सब के सब मटेरियल नाउन है। इसके बाद एक नाउन और बचता है, उस नाउन को मैं ऊपर जगह दे देता हूं,
ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन? एक्शन, एक्शन, क्वालिटी, क्वालिटी, और कौन? स्टेट। एक्शन, क्वालिटी और स्टेट को ही क्या कहते हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे भाई? एक्शन में हम किसकी बात कर लें? एक्शन में मान लो कि LAUGHTER, लाफ्टर, हंसी। क्वालिटी में किसकी बात करें? HONESTY, ऑनेस्टी। स्टेट में किसकी बात करें? CHILDHOOD, चाइल्डहुड। देखिए मैंने इतने ही दूर में आपको नाउन बता दिया और वो ट्रिक से बताया। नाउन अभी मैंने आपको बताया क्यों? कि वाक्य में हमको क्या करना है? ढूंढना है। किसको? सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट का रोल कौन सा वर्ड प्ले करता है? नाउन सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। तो हम पहले नाउन के बारे में जान रहे हैं। तो कौन था? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको जान करके अब हम क्या करेंगे? अब हम निर्धारण करेंगे। किसका? हम निर्धारण करेंगे कि कौन सा सिंगुलर और कौन सा प्लूरल, क्योंकि नाउन को ही सब्जेक्ट का रोल प्ले करना है। तो भैया प्रॉपर नाउन तो दुनिया में केवल एक ही है, तो ये तो सिंगुलर नाउन है। कॉमन नाउन जो है मोर देन वन। अब मोर देन वन में क्या है? कभी कैट भी लिख सकते हैं और कभी कैट्स भी लिख सकते हैं। तो जब कैट्स लिखा तो वो प्लूरल नाउन हो गया, जब कैट लिखा तो सिंगुलर नाउन हुआ। मतलब कॉमन नाउन कभी सिंगुलर भी होंगे, कभी प्लूरल भी होंगे। कलेक्टिव नाउन जो है वो कॉमन नाउन का ग्रुप है। कॉमन नाउन का ग्रुप है तो ये सिंगुलर नाउन है। मटेरियल नाउन जो है ये भी क्या है? सिंगुलर नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये भी क्या है? सिंगुलर नाउन है। इन बातों को मैं एक जगह भी आपको लिख के बताता हूं ताकि आप बात को समझें कि कौन सा नाउन सिंगुलर और कौन सा नाउन प्लूरल। ठीक है, हमें आना किधर है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक छोटा सा रूल जो हमने सामने रखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। ठीक है ना? उधर हमको जाना है कि हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, एक मिनट। अभी इसी बातों को, ये जो मैंने बोर्ड पे आपको बताई, अब इन्हीं बातों को मैं थोड़ा सा छोटे तरीके से लिखता हूं ताकि आप बातों को इजी समझें। देखिए कोई चीज़ अगर भारी है, आपको भारी लगती है, हर भी बच्चे को कोई ना कोई सब्जेक्ट भारी लगता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बीमारी है कि आपको सब्जेक्ट कम समझ में आते या भारी लगते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। मान लीजिए आप जिस क्लास में पढ़ रहे होंगे, आपके 5-6 सब्जेक्ट होंगे, ज़्यादातर 5 होते हैं, तो सबों का सारा सब्जेक्ट एक जैसा नहीं होगा। किसी में उनको ज़्यादा समझ में आता होगा, किसी में कम समझ में आता होगा। तो जो सब्जेक्ट आपको कम समझ में आता है उससे भागने की जरूरत नहीं है, उसको ज़्यादा समय की जरूरत है। उसको आप ज़्यादा समय दो। मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने बताया आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही सब बताया ना, ये सब जो मैंने आपको बताया। अब इसमें देखो, प्रॉपर नाउन क्या था? सिंगुलर नाउन। कॉमन नाउन क्या था? कभी सिंगुलर नाउन कभी प्लूरल नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या था? सिंगुलर नाउन। मटेरियल नाउन क्या था? सिंगुलर नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था? सिंगुलर नाउन। क्या बात है, आप गौर करो। प्रॉपर भी सिंगुलर, कलेक्टिव भी सिंगुलर, मटेरियल भी सिंगुलर और एब्स्ट्रैक्ट भी सिंगुलर। इसमें से तो 4 जो 5 नाउन है, नाउन के काइंड्स, नाउन के टाइप्स, उनमें तो 4 जो है वो परमानेंट सिंगुलर है। एक जो है ना कॉमन नाउन, वो कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल है। ठीक है, ये हुआ। अब नाउन की जगह जब उसका चचेरा भाई प्रोनाउन काम करता है, नहीं तो उसको देख लेते हैं। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर में कौन है? आई। इधर कौन है? वी। इधर कौन था? यू।
फिर इधर कौन, यू, फिर कौन, ही, सी और इट, इधर कौन, दे। इसको बताते वक्त मैं चाहूंगा कि एक छोटी बात मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन में भी PERSON, पर्सन में भी इनको ले जाना होता है। तो ये फर्स्ट पर्सन थे, ये सेकंड पर्सन थे और ये थर्ड पर्सन्स थे। ये सब पर्सन्स में भी हैं। हमने प्रोनाउन में भी देखा कि ये सब सिंगुलर प्रोनाउन और ये प्लूरल प्रोनाउन। अब हमारे लिए इजी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को हम समझें। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को समझें। जब वो नाउन होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सिंगुलर और कौन प्लूरल? जब वो प्रोनाउन होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिंगुलर और कौन सा प्लूरल? अब बात आती है वर्ब की। क्या वर्ब में कैसे डिसाइडेड होगा कि कौन सा सिंगुलर और कौन सा प्लूरल? ठीक है ना। पहले तो इसको एक मर्तबा आप तरीके से देख लो कि नाउन के रूप में सब्जेक्ट है तो कौन सा सिंगुलर और कौन सा प्लूरल, प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट है तो कौन सा सिंगुलर और कौन सा प्लूरल। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके हम चलते हैं वर्ब की तरफ। ठीक है ना, वर्ब की तरफ आते हैं। अब वर्ब में भी हम सब्जेक्ट की भांति सिंगुलर और प्लूरल का निर्धारण करते हैं। उसके लिए हम कौन से टूल, कौन से ट्रिक का यूज कर रहे हैं उसको देखो। बात करें हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, एस भी और पी भी। तो बाबू मेरे इज और एम सिंगुलर है, आर क्या है, प्लूरल है। ठीक है। फिर वॉच क्या है, सिंगुलर है, वेयर क्या है, प्लूरल है। फिर क्या है, उसके बाद चले आइए, हैज क्या है, सिंगुलर है, हैव क्या है, प्लूरल है। फिर इधर आए, डज क्या है, सिंगुलर है, डू क्या है, प्लूरल है। ठीक है। यहां सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। ठीक है ना। सिंगुलर में कौन था, इज और एम। प्लूरल में कौन था, आर। सिंगुलर में कौन था, वॉज। प्लूरल में कौन था, वेयर। सिंगुलर में कौन था, हैज। प्लूरल में कौन था, हैव। सिंगुलर में कौन था, डज। प्लूरल में कौन था, डू। ठीक है। ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब में देखा। अब थोड़ा मेन वर्ब की तरफ आए तो मेन वर्ब जो है ना बाबू मेरे, मेन वर्ब, वो मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब की क्या है, फॉर्म्स, FORMS, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। ये फॉर्म्स क्या है, V1, V2, V3, V4 और V5। इन सारे फॉर्म्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम जिधर जा रहे हैं सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की तरफ, मैं पहले उसको क्लियर करूं। उसको क्लियर करने के लिए मुझे आपको बताना होगा कि V1 जो है ना वो प्लूरल वर्ब है। वर्ब का जो रूट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, पहला फॉर्म है, वो क्या है, प्लूरल है। और फिर जब बेस फॉर्म में, रूट फॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं, एस या ईएस। एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, V5। और जब वो V5 होता है तो वो हो जाता है सिंगुलर वर्ब। क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब। तो निर्धारण क्या हुआ, V1 क्या हो गया, P भी, और V5 क्या हो गया, S भी। थोड़ा एग्जाम्पल में भी इसको देखें हम कि अगर हम लिखें, अगर मैंने लिखा ईट, ईट क्या है, V1, ये क्या हो गया, प्लूरल वर्ब। और EATS, S जोड़ दिया, ये क्या हो गया, V5, तो ये क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है। यहां तक बातें मैंने आपको बताई, बहुत सारी बातें बताई। आप पहले दिन का डोज इतना रखो, इन बातों को 2 बार 3 बार 4 बार आप अस्थिरता से समझो। अगले क्लास में मैं आपको इन्हीं बातों से शुरुआत करूंगा। उस समय मैं थोड़ी कोशिश करूंगा आज की कही गई बातों को रिव्यू करने की और इससे आगे की बात को बताने की। ट्रस्ट मी, मेरा भरोसा करो कि मैं आपको 4 से 5 पीरियड में अंग्रेजी के सेंटेंस का एररलेस फॉर्मेशन बताऊंगा। अशुद्धि नहीं होगी, ऐसे कैसे वाक्य का निर्माण होगा। ठीक है।
चलिए आज के क्लास को आप बढ़िया से रिवीजन लेंगे और अपने दोस्तों के साथ आप इन क्लास को शेयर करें। आप छोटे बच्चों के साथ कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं जीरो से हीरो की तरफ चल रहा हूं। आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ आप इन बातों को साझा करिए। इन बातों को 2 बार 3 बार खुद से भी देखिए, समझिए। समझ गए ना? फिर देखिए कि आपका जो इंग्लिश है वो कितना स्ट्रांग होता है। ओके, गुड बाय फॉर टुडे।